अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन और आज ईद का दिन है, ईद उल अज़हा। मेरी तरफ से, GNN की तरफ से और मेरे तमाम पैनलिस्ट की तरफ से आपको बड़ी ईद की, बड़ी खुशियों की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ कोई ना कोई सियासी मौजू उठाकर उसके ऊपर बहस करते हैं, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। लेकिन आज मैं और जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं इस किस्म का कुछ नहीं करने वाले। और हमारी कोशिश ये होगी, क्योंकि ईद के रोज़ आप एक मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद अपनी TV के आगे अगर बैठे हैं तो हम लाइटर नोट पर गुफ्तगू करें, कुछ मज़ाहिया बातें करें और कुछ गैर मामूली बातें करें, जिसे सुनकर आपकी जो शाम है वो ज़्यादा रंगीन हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब जो कि कॉलम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। शहर क़ायद कराची से हमारे साथ सायरा बानो मौजूद हैं जो कि एक सियासी रहनुमा हैं। हमारे साथ शहर इक़्तिदार से मज़हर बरलास मौजूद हैं जो कि कॉलम निगार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। वैसे तो आप सबको कोई भी सियासी मौजू मिल जाए तो उसके बक़िए किस तरह से उधेड़ने हैं, उस पर क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से करना है, ये आप सबसे बेहतर कोई नहीं जानता। बट आज मेरी ये गुजारिश है कि कोई अच्छी और खुशगवार बातें कर लें और आपस में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वैसे तो आप लोग, मैंने देखा है, आपको कोई मौका मिल जाए, कोई बात मिल जाए तो आपस में ऐसे उलझते हैं जैसे दो बकरों ने सींग फंसाए होते हैं, लेकिन आज उनमें सींग नहीं फंसाने। सायरा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ और सबसे पहले क्योंकि कुर्बानी का दिन है और पहला रोज़ है, तो मुझे ये बताएं कि गोश्त तो बन गया होगा, हांडियाँ भी चढ़ गई होंगी, मेहमानों ने खूब तवाज़ो भी की होगी, लेकिन मिर्चें खाने का ज़्यादा मज़ा आता है आपको या फिर मिर्चें लगाने का? सही कहा, बहुत खूब कहा आपने। हाँ, मिर्चें लगाने का ज़्यादा मज़ा आता है। वो खैर पंजाबी में तो कहते हैं ना कि किसी को कहा जाए तो वो कहते हैं कि हर वक्त तो मिर्चों की छत पर बैठी हुई होती है, तो वो बेसिकली खुदा जाने मिर्चें चबा कर बैठे हुए होते हैं। तो जो सच बात है, उस सच बात में ऐसी तासीर होती है कि सुनने वालों को खुद ब खुद मिर्चें लग जाती हैं। ईद का दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और सलमान आबिद साहब, सबसे पहले किसको ईद की मुबारकबाद विश करते हैं? पहली जो मुबारकबाद है वो तो आप समझिए कि जो मस्जिद के अंदर लोग मिलते हैं उन्हीं को दी जाती है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, लेकिन मीनवाइल मुझे लगा जैसे शहजाद भट्ट साहब को कोई गोश्त देने आ रहा है, फ़ोन आ रहे हैं। भट्ट साहब, क्या चल रहा है? देखें, गोश्त सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह बांट दिया है, अब कल फिर बांटना है और ये सबसे बड़ा फ्रीज़ा है। लेकिन तमाम अहले वतन को मुबारक है, ईद की मुबारक, बड़ी ईद की मुबारक। लेकिन बड़ी ईद पर इस दफ़ा बड़ी कुर्बानी मैंने कोई नहीं करनी क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। मैंने बकरे जो है वो 2 लिए, एक आज कर दिया है, एक सुबह कर देना है। अब बड़ी कुर्बानी जो है वो बरलास साहब जाने और उनका काम जाने। बकरा काला था या सफ़ेद? वो चित्रा मित्रा। चित्रा मित्रा, वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत जुमला बोला है। बड़ा मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा मुझे इसकी वजाहत देंगे? ब्राउनी टाइप का चित्रा मित्रा उसको कहते हैं। जैसे आप जरा गौर करें, सायरा बानो के कपड़े किस तरह के हैं, जरा ब्राउन टच है। अच्छा मज़हर बरलास साहब, मुझे ना आपको देखकर लग रहा है कोई ये बकरा वकरा तो नहीं कुर्बान किया होगा, कोई भैंस कुर्बान की होगी या कोई भैंसा कट्टा। अच्छा जी, एक तो मैं ज़ाहिर है आप सबको मुबारक देता हूँ और नाजरीन को भी। ईद का दिन है, तो अभी जो बातें हो रही थी ना, एक तो ये आप जो वजाहत मांग रही थी ना भट्ट साहब से, वो उर्दू में उसको चतकबरा कहते हैं। अच्छा। लेकिन बरलास साहब ने बात बड़ी घुमाई है, ये नहीं बताया कि वो किसकी कुर्बानी कर रहे हैं, कौन सा बड़ा जानवर है बरलास साहब? कुर्बानी बकरों की कर रहे हैं जी, कुर्बानी बकरों की कर रहे हैं। और अच्छा, वैसे एक मुझे एक बात याद आ रही है, वो सुन लीजिए। आज आप सब ने बड़े माशाल्लाह खुशगवार मूड में हैं, सब बड़े अच्छे आपने लिबास पहने हुए हैं, लेकिन मुझे एक ना ये जो गोश्त लेने देने से एक पुरानी बात याद आ रही है। बताएं। एक तो आज की, कल रात की बात सुन लें पहले, फिर पुरानी भी सुन ले। टाइम तो है मेरे पास, बहुत टाइम है सर, हमारे पास भी है। अच्छा, रात पता क्या हुआ मनीजे जी? वो एक बंदा ना एक बैल के पास आके उसके मालिक के पास कहता है, हाँ भाई, पंजाबी में कह रहा था, कितने का देना? उसने कहा जी 5 लाख। अच्छा। अब वो आगे से कहता है, एक की गल करांगा, खरीदार कहता है। अच्छा। तो दूसरी दफ़ा फिर उसने कहा एक की गल करांगा, तो वो जो मालिक था वो कहने लगा, हाँ जी हुक्म। तो खरीदार कहता है मैं नहीं लेना। अच्छा, और पुरानी वाली बात ये तो आपने कल की बता दी। हाँ, पुरानी वाली बात ये है कि ये 90s का
वाक़या है। एक हमारे मुल्क के बड़े मारूफ शायर थे सैयद ज़मीर जाफरी, उनके बेटे फिर बड़े मशहूर जर्नैल भी रहे एहतशाम ज़मीर। तो मेरी ज़मीर जाफरी साहब से बड़ी दोस्ती थी। तो मैं एक दिन ना, मैंने कहा ऐसे ही आज चलो जाफरी साहब के घर चलता हूँ, काफ़ी दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई। अच्छा मुझे नहीं पता था शब बरात है। मैं जाके अभी बैठा तो उन्होंने नौकर अपने को बुलाया, कहते हैं ओए मुंडिया गाल सुन और बरलासरी हलवा लेके आ। अच्छा वो आया, थोड़ी देर बाद हलवा रख के तो जाने लगा, तो फिर जाफरी साहब कहते हैं ओ गल सुनो मुंडिया, ए सजे पासे वाले ने दिता? कहता जी। खब्बे वाले दे? जी। सामने दे? कहता जी दिता है जी। कहते ने आया कि तो नहीं? कहते नहीं जी। कहते असी तो इस वास्ते दिता सी उतो ज्यादा आएगा। अच्छा तो ये हाँ, तो ये कुर्बानी के गोश्त के देने लेने से मुझे ये वाकया एक पुराना वही मैं समझ गई थी। आप शायद इसे रिलेट करना चाह रहे हैं कि तुसी किथे ईद दा गोश्त भेजोगे तो शायद वापस मल्टीप्लाई करके आएगा। मैं चाहती हूँ शहजाद भट्ट साहब आप मुझे ये बताएं कि अगर, क्योंकि भट्ट बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, अगर आपको किसी को अपने घर ईद पर बुलाना पड़े, मैं चंद एक नाम लेती हूँ, मुझे बताइएगा उसमें से किससे बुलाएंगे। सबसे पहले इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी या मरियम नवाज। मुझे ये तो रहमत हो गई मेरे पाकिस्तान पर। मेरे घर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी और सारे आएंगे। बरला साहब आप अपने कपड़े शपड़े खुद प्रेस करते हैं ईद के रोज? नहीं, मेरे मुलाजिम प्रेस करते हैं जी। अच्छा, कौन अपने कपड़े खुद प्रेस करता है? मेरे चारों जो पैनलिस्ट हैं मैं चाहूंगी मुझे बताएं कि कौन खुद से काम करना पसंद करता है। मैं खुद करता हूँ अपने कपड़े प्रेस। सायरा जी आपने मुंह छुपा लिए। अब मैं बाकी सारे काम कर लूँ, मुझे कपड़े प्रेस करना बहुत बुरे लगते हैं, कभी करने भी पड़े तो आधी दामन तक कमीज होती है और घुटनों तक ट्राउजर होते हैं, क्योंकि आधे पे कमीज आएगी और ऊपर वाले हिस्से पे दुपट्टा आएगा, ये मैं प्रेस करती हूँ। यानी आप बाकी के कपड़े प्रेस नहीं करती? सायरा जी आप आधा जोड़ा प्रेस करती हैं, आधा प्रेस नहीं करती? नहीं, खुद करना पड़े तो आधे पे चादर आ जाती है, घुटनों तक ट्राउजर होता है, बिकॉज ऊपर तो कमीज होती है। सायरा जी अगर बचत करनी हो तो फिर एक बार ये फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर उसके बाद कपड़े प्रेस कर लें, ताकि आप मुझे फिर चलेंगे तो अच्छी बात है, ताकि फिर आप मुझे आयरन वुमन कहलवाएं कि सायरा बानो एक आयरन वुमन है, बिकॉज ये फ्राइंग पैन से आयरन करती है। हाँ अच्छा, शहजाद भट्ट ये भी एक आर्ट है, मैं इस आर्ट की माहिर नहीं हूँ। मेरे स्टूडियो में खामोशी काफी है। अच्छा मैं खामोशी है। मुनीज़े जी मुनीज़े मैं ये कहता हूँ कि ये ना अलकस है ना इनकी कोई किफ़ायत शारी है, ये चलाकी है इनकी। ये बड़ी चालाक हैं सायरा बानो जो है ना, इनको पता है कि कहाँ कहाँ से इस्त्री करना है, प्रेस करना है, कहाँ कहाँ से नहीं करना। बाकी इनको पता है कि ऊपर दुपट्टा आ जाता है, चादर आ जाती है, फलां जगह ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चलाकियों वाली और शरारतों वाली बातें शुरू कर दी हैं। ऐसे में मैं चाहती हूँ शहजाद भट्ट साहब जो है उनकी राय ले ली जाए। आपको नहीं लगता कि बरलास साहब को ये सहाफत छोड़कर कॉमेडी शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, कॉमेडी मजाक की हिस्स जो है वो बरलास में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है। दोस्तों में ये बहुत ज़्यादा मतलब कि महफिल में वो कहता है की कहते हैं ज़ाफ़रान, जिसे कहते हैं ना जिंदा दिल। नहीं, ज़ाफ़रान की होती है, वो तो एक इंग्रेडिएंट होता है। हाँ, ये महफिल में तश्ते ज़ाफ़रान हो जाते हैं दोस्तों की महफिल में। ये फिक्र ठीक है सायरा जी, लेकिन अच्छी भली बात करते करते ना एकदम यू टर्न मार लेते हैं, ना जाने क्यों, ये समझ नहीं आती। पता नहीं आपको कैसे लगता है। मतलब बरलास साहब आपने एक ठंडी आ भरी है, पता नहीं है, अभी पता नहीं इस पता नहीं के पीछे क्या छुपा हुआ है। एक इंसिडेंट। अच्छा मैं वैसे ना कोशिश करता हूँ जी बरलास साहब, क्या कोशिश करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ खुश रहूँ, खुश रखने की कोशिश करता हूँ, कभी मैं डिप्रेस नहीं होता। बरलास साहब आप जो मुझे बातें बता रहे हैं ना, खुश रहने की कोशिश करता हूँ, डिप्रेस नहीं होता, बाज़-औक़ात बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है और उसके अंदर भी आप खुद को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये बड़ा मैटर करता है। मुझे तो वो भारत की तरफ से किया जाने वाला अटैक याद आ गया कि जिस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब को इन्फॉर्म किया गया तो वो उस वक्त स्विमिंग कर रहे थे। अगर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में आप मुल्क के वज़ीर आज़म होते तो आप क्या करते? मैं पहले तो एक और सुन लेना, आपने तो वज़ीर आज़म का कहा वो स्विमिंग कर रहे थे। हाँ। एक और साहब दुआना खा रहे सन। हाँ जी हाँ।
अच्छा, मैं स्विमिंग नहीं करता ना मैं कोई ये तरबूज खाने की कोशिश करता। मैं अलर्ट रहता, अपने मुल्क का सोचता उस वक्त। मैं ये सोच रही हूँ क्या पानी में रहने से फैसला साजी की क़ुव्वत बेहतर हो जाती है शहजाद भट्ट साहब? देखिए, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं अपने पाँव पे लोहे की तारें बांधता, मोटी मोटी को 8-10 किलो की, 2 कुत्ते साथ लेता और मैं गार्डन में वॉक करता अच्छी तरह, जो मेरा स्टाइल है रोज़ाना मैं इसी तरह करता हूँ। लेकिन अगर आप बात करेंगे शहबाज शरीफ की, सुबह को उठ के बंदे ने नमाज पढ़ी, उसके बाद उसने स्विमिंग की, और यार जो पैनिक लोग होते हैं ना वो कर देते हैं, और मेरियाँ एक दरख्त से दूसरे दरख्त से इस दरख्त पे मेरियाँ आनियाँ जानियाँ देख, और यार उसको एतमाद है पाक फौज पर, सिपा सलाल लड़ रहा है, वो दुआ कर रहा है, उन्हें आप जाना सी, उन्हें की करना सी, उन्हें दुआ ही करनी सी ना, बैठ के कंसेंसस कर लिया, उसके बाद नमाज पढ़ी, स्विमिंग किया, मेरा ख्याल है उसने ठीक किया। सायरा जी आप मुझे ये बताएं कि आप अगर आप इस पोजीशन में होती तो क्या करती? वैसे तो लोग कहते हैं कि आप सियासतदान कम और तानेबाज खातून ज्यादा हैं। पहले मैं जवाब दूंगी कि भट्ट साहब की बात से बिल्कुल वो हूँ, बल्कि मुझे तो खुशी है कि देखें 2.5 साल उनको पूरा सेहतमंद रहने पे और वो कमर का दर्द भी चला गया। मैं तो बस इसी उसमें खुश हूँ कि चलो एक शख्स की जो एक बीमारी थी वो दूर हो गई और उसके बाद वो स्विमिंग कर रहे हैं। बाकी आपने कहा कि अगर आप इस पोजीशन पे होती, अल्लाह ना करे मैं इस पोजीशन पे होती, मुझे आवाम चुनती तो सर आंखों पर। बाकी ये कि मुख्तलिफ राहों से गुजर कर ये जो तरीके इनको आते हैं उन तरीकों से कोई भी मनसब मिले तो मैं उस मनसब से मैं अपने घर में आराम से बैठ के, वो कहते हैं घर गृहस्थी करने को ज्यादा तरजीह दूंगी। अच्छा, जहाँ इस मौजू पर हम सबकी राय ले रहे हैं, मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब आप ये बताएं कि अगर आप एक कॉलम नवीस ना होते, अगर आप एक सहाफ़ी ना होते तो आप क्या होते? नहीं, अव्वल तो मैं वैसे कॉलम नवीस या सहाफ़ी होता क्योंकि ये मेरा पैशन था। एक बात तो नहीं, अगर ना होते तो मेरी दूसरी मंजिल जो है वो फिर टीचर के तौर पर होती और मैं पढ़ाता। हाँ, जैसा कि आपने हमें बताया आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भी एक ये मेरा दूसरा प्रोफेशन होता। शहजाद भट्ट साहब आप क्या करते? मैं सायरा बानो के हल्के से जाके इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ता। वाह 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 वाह। सायरा जी इनके इरादे देख रही हैं आप? वहाँ पर तो इतनी सियासत है, वो सायरा बानो को ही नहीं लड़ना देखना चाहते, तो कितों आके लड़ना बरलास साहब आप क्या करते? मैं जी एक हमारे सियासतदान थे हाकिम अली जरदारी, जब उनकी डेथ हुई तो मैं उसके बाद नवाबशाह गया तो उनके साहबजादे उस वक़्त भी सदर थे, आज भी सदर हैं, तो दोस्ती भी थी। तो मैंने उन्हें सिंधी में कहा, मैंने कहा ता मुड़स मानू आए। क्या कहा? तो उन्होंने मुझे मैंने उन्हें कहा कि आप बहादुर आदमी हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जवाबन कहा कि आप, तो मैंने कहा माँ धाड़ी हलाए कि मैं तो डाकू हूँ। अच्छा। अब इसको तन समझे जो मर्जी समझे, मैंने कहा जी मैं तो डाकू हूँ, आप बहादुर आदमी हैं। तो मैं फिर वापस कैसे आए? जहाज पर आए या एम्बुलेंस में आए? नहीं, मेरी उनसे दोस्ती, जहाज पे आए, क्यों एम्बुलेंस पे आना था? ऐसा लगा जैसे मिन्नत समाजत करके आए हो आप। उनसे भी दोस्ती, उनकी बेगम से भी। यानी कि वफादार आदमी हैं, वो बात बर्दाश्त कर लेते हैं, इसका मतलब है? नहीं, हंसते मुस्कुराते बात बर्दाश्त करते हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे बड़ी हैरान कुन एक बात की, अभी उनकी बात छिड़ गई है। मुझे कहते यार मैं बकरी को भी समझता हूँ, मैं ऊँट को भी समझता हूँ, मैं गाय को भी समझता हूँ, मैं फलां को भी समझता हूँ, जानवरों के नाम गिनवाए। अच्छा। लेकिन ये जानवर मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा कौन सा? ये 2 टांगों वाला। मैंने कहा अच्छा। तो उस वक़्त कोई सिंध के एक सियासतदान है, वो उनके खिलाफ हुए थे, कहने लगे ये देखो इसको तुम समझाओ। मैंने कहा जनाब जब आपको समझ नहीं आती तो मैं कैसे समझाऊं? अच्छा, जहाँ तो वो मान गए कि अच्छा, एक जानवर मेरी समझ में नहीं आता। लोग ये कहते हैं कि खातून समझ में नहीं आती, और जहाँ मैं ये बात ख़वातीन की तरफ लेकर जा रही हूँ वहाँ मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि नॉर्मल रूटीन में कभी अगर आपकी अनबन हो जाए अपनी अहलिया के साथ तो आप ये जसारत करते हैं कि आप आगे होकर माफ़ी मांगें, उनका गुस्सा या टेम्परामेंट कूल डाउन करने की कोशिश करें, या आपको खौफ होता है कि भाई कोई हमला हो जाएगा मेरे ऊपर वापस? बहुत तिखा सवाल है मुनीज़े, ज़्यादती की ये आपको बरलास साहब से पूछना चाहिए था, आपने मेरे साथ ज़्यादती की है। भट्ट साहब जवाब दें तो पहले सोच लेना कि तुसी घर भी जाना है।
हाँ। देखिए मैं सच्ची बात, ईमानदारी नहीं, इस वक्त लाइव जा रहे हैं हम तो सीधी सीधी बातें। मैं बाय बर्थ जो हूँ ना फाइटर किस्म का इंसान हूँ, मैं लव करता हूँ, मैं सुकून वाला नहीं हूँ, मैं कहना चल सो चल ले, और किसी से भी आप मेरा मेडल वादे मैं उस मैच को खेलने को तैयार हूँ। लेकिन आप यकीन करें, मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बीवी से नहीं लड़ सकता। मैं लाइव कहना पल ये लोग मैंने माफ़ कर दे, मेरी को गलती हुई थी, सीधी सी बात है। क्यों आफियत ही इसमें है, क्यों? इसलिए कह रहा हूं, जो बहादुर आदमी होगा घर में जाकर वो नीचे हो जाएगा, जो कमजोर आदमी होगा घर में जाके बीवी के सर पर चढ़ जाएगा, बाहर आके मेरे से आके वो मार खाएगा, घर जाके बीवी को कुट देगा। ये है साइकी हमारी ना। हाँ। तो मैं तो जनाब माड़ा मां बुढ़ी अगे एग्री। यानी भट्ट साहब तुसी ये कह रहे हो कि तुसी घर जाके वजीर दाखिला के सामने सरेंडर कर देंगे हो? समझे कि मेरे घर की जो खातून है ना, यानी मेरी जो अहलिया है, मेरी जो बीवी है, वो बुशरा बेगम है। फिर तो आप पे काफ़ी तावीज़ वगैरह भी होते होंगे भट्ट साहब? नहीं, वो चिल्ला मेरे को भी बड़ा तगड़ा है। मैंने सायरा से 2-3 लिए हुए तवीज़, मेरे गले में हैं, वो वहाँ से भेजे हुए इसने। सायरा जी की अगर आप बात करें, सायरा जी आपके जो खावन हैं क्या वो भी आपके आगे सरेंडर करते हैं, सर तस्लीम खम करते हैं? माफ करेगा, तुसी जरूर तुसी बुशरा बेगम का नाम लेना सी, तुसी सीधा सीधा कह देंगे मैं कैप्टन सफ्तर हां। सायरा जी का ना एक ही जुमला, क्या खूबसूरत जुमला कहा है आपने सायरा जी। आप क्या कह रही थी? मैंने कहा सायरा जी आपका एक ही जुमला ना पूरी गुफ्तगू के ऊपर भारी है, लेकिन जवाब वही है। मुझे ये बताएं कि आपके जो खावन हैं क्या वो भी आपके आगे सरेंडर करते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? करते होंगे सायरा जी, आप बहुत डाढ़ी खातून है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब बैलेंस ही है हम लोग ना। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा चलती हो या मैं कहूँ कि मेरी बहुत ज्यादा चलती हो, लेकिन ये कि अच्छे इंसान है वो। सायरा जी इक्वालिटी की बात कर दी आपने, इक्वालिटी की बात की है। मुझे ये बताएं कि आप पॉकेट मनी देती हैं या वो आपको पॉकेट मनी देते हैं? नहीं, वो पॉकेट मनी देते हैं। इवन जब मैं असेंबली में थी तब भी जाते हुए, जब मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाती थी तो उनसे पॉकेट मनी लेकर जाती थी। ये तो अभी जो मेंबराने कौमी असेंबली है उनके ऊपर धन बरसा है, वरना वो उस वक्त इतनी ज्यादा पे नहीं थी, और ये कि वो जितनी पे थी वो वहीं पर ही खर्च हो जाती थी। और बाकी चीजें तो मेरा हमेशा मतलब अच्छा लगता है मुझे हस्बैंड से लेना, तो मैं उनसे लेके जाती होती थी पैसे, और अब तो पूरी टोटली उन्हीं से लेती हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं ऑन रिकॉर्ड सायरा जी से नहीं पूछूंगी कि उनको कितनी पॉकेट मनी मिलती थी। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, ये हम जारी रखेंगे। अभी एक ब्रेक पर चल, मीनवाइल मैं सायरा जी से पूछ लूंगी सायरा जी आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, ताकि एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए आसानी हो जाए। एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। वैसे तो छोटी ईद पर ईदी का तकाजा किया जाता है, मगर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बड़ी ईद पर भी अपने जो फैमिली के बड़े होते हैं या अपने अब्बू होते हैं, अपने भाई होते हैं, अपने खावंद होते हैं, उनसे कहती हैं कि हमें ईदी दी जाए। और क्योंकि मैं ब्रेक पर जाने से पहले सायरा जी से बहुत कोशिश करी थी उगलवाने की कि उनको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, तो आखिरकार वो मान गई हैं कि वो हमसे ऑन एयर शेयर करें कि क्या उन्हें अमाउंट दी जाती है उनके शौहर की तरफ से बतौर पॉकेट मनी। सायरा जी बताइएगा। जी, पॉकेट मनी देखिए, मैं वो पागल थोड़ी कि एक लमसम पॉकेट मनी जो हुक्मरानों का तरीका वारदात होता है। जैसे कि आपने देखा कि एक घूम रही है कि बजट में आ रहा है कि एटीएम से आप 1 लाख रुपए निकलवाएंगे तो 12,000 टैक्स देना पड़ेगा, 50,000 निकलवाएंगे तो 6,000 टैक्स देना पड़ेगा, कार्ड से पेट्रोल डलवाएंगे तो वही रेट होगा, लेकिन अगर आप उससे डलवाएंगे तो आपको 3-4 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे ही हिले बहाने हैं जिनसे एक वो क्या कहते हैं मुस्तकिल अमाउंट नहीं है, हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल करके पॉकेट मनी निकलवाई जाती है। सायरा जी फिर भी आपने बात गोल कर दी है। वैसे आप मान गई थी कि आप बताएंगी, यानी कि आप कभी 1 लाख नहीं लेती, इससे ज्यादा ही लेती हैं, और कई बार आप बार ले लेती हैं। हाँ, तो जाहिर है जब जरूरियात पूरी करना हो तो जाहिर है शौहर का वो है। अब लमसम एक पॉकेट मनी लेके उसमें क्या होता है, उसमें अच्छा, आप नुकसान में रहते हैं। समझ गए। सायरा जी आप हफ्तावार पैसे लेती हैं? कराची में रहते हैं तो हफ्ता समझ लीजिए, हफ्ता समझ। मुनीज़े जिस जगह से ताल्लुक रखती हैं काबिल एहतराम सायरा, वहाँ पर टैक्स टुक्स कोई नहीं होता, भत्ता होता है, और ये जो चाहेंगी ये ले लेंगी। भत्ता का आपने हाँ जी हाँ जी, भत्ता। तो ये शौहर से भत्ता ले लें या प्यार से ले लें, और टैक्स टुक्स कोई है नहीं है, मौजा ही मौजा। हाँ, तो घर में
अमन रखने के लिए अपनी जान की हिफाजत के लिए लोग देते हैं पैसे। अच्छा, यानी सायरा जी शांति है, 500 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, ये 500 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई से था, मुझे कुर्बानी के जानवर याद आ गए हैं, वो भी सारे इस वक्त इसी पोजीशन पर हैं। क्या कह रहे हैं बरलास साहब? मैंने कहा ये ठेकेदारों वाला काम करती हैं सायरा जो है ना, कि पहले वो जी 10 करोड़ का, फिर कुछ दिनों बाद कहा नहीं जी अब चीज़ें महंगी हो गई हैं उसको 14 करोड़ कर दें, फिर कुछ दिनों के बाद फिर कहा जाता नहीं जी वो फ़लाँ चीज़ भी महंगी होगी अब 18 करोड़। तो ये जो 10 करोड़ का ठेका है ना, कोई ये 2-4 अरब तक पहुंचता है। ये अच्छा। पॉकेट मनी है इनकी, इस तरह का ठेकेदारों वाला। पावर प्लांट है क्या? हाँ, ये कोई पावर प्लांट है क्या भला? क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर राइटर्स मौजूद हैं, कॉलमिस्ट मौजूद हैं, तो मैं एक सवाल जो उनसे पूछना चाहती हूँ, जो कि गलतुल-आम है या क्या है, आई डोंट नो दैट, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सलमान आबिद साहब कहते हैं कि अखबार पढ़ा जाता है या पढ़ी जाती है, मुझे नहीं पता इसका सही और दुरुस्त जवाब क्या है। अखबार पढ़ लें या पढ़ा जाता है या पढ़ी जाती है, अखबार पढ़ना चाहिए बस। अच्छा, पढ़ना चाहिए। बड़ा छुपा के घुमा फिरा के जवाब दिया, मगर जवाब नहीं दिया। शहजाद भट्ट साहब देखें, ये जो बात कर रही है ना, ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे हम लिखते हैं स्कूल, कराची वाले लिखते हैं अस्कूल, अलिफ डाल देते हैं ना, हम लिखते हैं अस्पताल, वो लिखते हैं अस्पताल। तो ये पढ़ाने के चक्कर में ना पड़े भाई, जरा इंतहाई काबिल एहतराम है, इनको ना इस मिसाइल में डाले। अरे छोड़ें, आप सबसे सवाल कर रही हैं, मैं प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा ज्यादा देर तब्दील करूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं? पूछें। शुक्रिया। ये बताएं, शौहर की जिंदगी पहले खत्म होती है या बीवी की फरमाइश? शौहर की जिंदगी, बीवी की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती। वैसे तो कहा जाता है कि फरमाइशें कब्र में जाके ख़त्म होती हैं, उससे पहले किसी की फरमाइश ख़त्म नहीं होती। आखिरी सवाल, एक तालाब, भैंस गिर गई, वो बाहर निकलेगी, भैंस पहले बाहर निकलेगी या एक खातून पढ़ी लिखी शॉपिंग मॉल में घुस गई, वो पहले निकलेगी? सायरा जी मेरी मदद करें, मैं फंस गई हूँ। ये सवाल बहुत क्रिटिकल है कि खातून शॉपिंग मॉल से पहले बाहर निकलेगी या तालाब में फंसी हुई भैंस? तालाब में निकली हुई भैंस। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, मैं सायरा जी के साथ इस पर स्टैंड करती हूँ। सायरा का जवाब ठीक हुआ। ये टीवी जो पड़ा है ये सायरा का नीलामगर में। सायरा जी आपको हाँ, ये टीवी मिल गया। अगर खवातीन शॉपिंग नहीं करेंगी, खवातीन मॉल में नहीं जाएंगी, तो इस मईशत का पहिया कैसे चलेगा? ये जो इतनी सारी मेकअप कंपनी है वो कैसे चलेंगी? ये जो कपड़े हैं, ये जो जूते हैं, ये जो सब चीजें हैं, ये कैसे जिंदगी का कारोबार चलेगा? वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में। भाईजान मुझे अंदाजा हो गया, अब अंदाजा हो गया आपको डर्टी पॉकेट मनी मिलती है। यही उगलवाना चाहते थे आप, मैं समझ गई हूँ। लेकिन अमूमी तौर पर हम ये कहते हैं कि सोसाइटी में खवातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, जबकि मर्द हजरात अच्छी गाड़ी चलाते हैं। मैं इस बात को डिनाई करती हूँ सबसे पहले। और मेरे साथ ये जो मर्द हजरात तशरीफ रखते हैं, पहले बरलास साहब आप मुझे बताएं ना, वो कौन सा ड्राइवर होता है जिसके पास लाइसेंस नहीं होता? वो तो कहाँ ही हो सकता है। ये कहाँ कौन सा ड्राइवर होता है और ये कहाँ क्या होता है, प्लीज बताइए। कौवा। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये वाला जवाब। सायरा जी अब आप इस बात को गलत साबित करेंगी कि खवातीन को ड्राइविंग सेंस नहीं होती। आप मुझे इसका जवाब दें, वो कौन सा ड्राइवर होता है जिसके पास लाइसेंस नहीं होता? वाह वाह वाह, सायरा जी आप जीत गई हैं। आप ये टीवी एक दफा फिर अपने घर ले जाएं, और ये स्क्रू ड्राइवर भी आपका हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं, मेरे पास और भी सवाल हैं। तो ये वाला सवाल हम पूछेंगे सलमान आबिद साहब से। सलमान आबिद साहब मुझे ये बताएं कि आपने घड़ी कौन सा हाथ में पहनी हुई है? बाय द वे मैंने इस वक्त उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में। वैसे कहा जाता है कि औरतें अपने दाएं और मर्द अपने बाएं हाथ में घड़ी पहनते हैं, ऐसा क्यों है? ये एसोसिएट क्यों किया हुआ है? लेकिन ना कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना औरतों में और मर्दों के दरमियान। अगर एक दाएं में पहन रहा है एक बाएं में पहन रहा है तो ठीक है, इसमें मसला क्या है? तो बड़ा फनकारी लगाने की कोशिश किया आपने। खैर बरलास साहब आपने कौन से हाथ में घड़ी पहनी है? मैंने आज कोई घड़ी नहीं पहनी। मेरे घर वाले कहते रहते हैं रोलेक्स पहनो, फलां पहनो। मैं घड़ी आपने पहनी हुई है लेफ्ट हैंड में, अगर मैं गलत नहीं तो मैंने भी लेफ्ट हैंड में। फिर आप सवाल राइट हैंड का बाई से क्यों कर रही हैं? इसका जवाब बड़ा आसान है, जब मैं बताऊंगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। सायरा जी आपने घड़ी पहनी है?
नहीं, मैंने घड़ी नहीं पहनी। बरलास साहब ने तो खैर घड़ी का स्टैंडर्ड ही बहुत ऊपर करती है। बरलास साहब इतनी महंगी घड़ी हमने नहीं पहनी हुई। चले कभी आप भी पहन कर आए, हम भी देखें कि रोलेक्स कैसी होती है देखने में वैसे। ठीक है ठीक है, नहीं पहनता हूँ मैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है, पहनने वाली चीजें पहननी चाहिए। बरलास साहब आसान सा सवाल था मेरा, सलमान आबिद साहब इतना आसान सवाल था, लेफ्ट पहने या राइट पहने घड़ी, तो टाइम देखने के लिए पहनी जानी है, कहीं भी पहने। शहजाद भट्ट साहब, सिंपल जवाब इसका, इंतहाई सादा जवाब है, हर मर्द लेफ्ट हैंड में घड़ी पहनता है और औरतें जो है वो उलट कर देती है। वो पाइयोर को 16 चूड़ियां ने, और सायरा बानो के पास पूछे कम से कम 6 दर्जन चूड़ियां सोने की, उसे इधर चूड़ियां पहननी है, इधर घड़ी लगानी है। अच्छा, हमारे पास तो एक ही घड़ी है, बस यही लगानी है, और हमने क्या करना है? भट्ट साहब कितने सायरा दे पीछे तुसी FBR ना ला देना, पूछ ले, 100 से ज्यादा नहीं है तोले इनके पास घर में पड़े हुए। सायरा जी ये इल्जाम है? तोले से ज्यादा भी जबरदस्ती वो करती है। नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहाँ वो वक्त था जब एक शौक होता था, और लेकिन अब मैं सच कह रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पहेली खत्म हो गई है मेरी, मुझे आगे मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं इंटरेस्टिंग आपसे करने के लिए, और आप ये ना समझे कि ये सवाल इधर ही मैं छोड़ दूंगी। खैर जवाब बहुत सिंपल था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब जिस तरह के अभी अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रू में अपना नाम बनाया, एक बार फिर से गोल्डन मेडल जीत कर आया, इसी तरह आप सब ने बात की थी कि दीगर स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना चाहिए। तो स्पोर्ट्स की नो हाउ कितनी है, मैं अपने एक सवाल से इस बात को एनालाइज करूंगी, और ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ शहजाद भट्ट साहब से। ठीक है भट्ट साहब, बिस्मिल्लाह। मुझे बताएं एक फुटबॉल की कितनी साइड्स होती हैं? फुटबॉल उसी तरह गोल होता है जिस तरह सायरा बानो की गुफ्तगू गोल होती है। और फुटबॉल वो फुटबॉल है जो बैरून मुल्क गोरे खेलते हैं, बनता सियालकोट में है। हाँ जी, जवाब न देता फिर भी। पाकिस्तान वो मुल्क है जो फुटबॉल बनाने में नंबर 1 है दुनिया में, लेकिन अफसोस मेरे इन सियासतदानों पर कि ये अभी तक मेरी इंडस्ट्री को ऊपर लेके नहीं गए। सर मुझे आप पर भी अफसोस है, आप मुझे जवाब नहीं दे पाए। सलमान आबिद साहब। सर मुझे तो ऐसे इसका कोई जवाब सही तरह नहीं पता, लेकिन एक मसला यह है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के उन मुल्कों में ज़रूर शामिल है जो सबसे अच्छा फुटबॉल बना। तज्जिया पेश ना करें, आज के दिन तज्जिया पेश ना करें। मैंने पहले अपने व्यूअर्स को बताया कि आज हम तज्जियाती बातें नहीं करें। नहीं, मैंने तो इन्फॉर्मेशन दी है। सायरा जी, फुटबॉल गेम की कितनी साइड होती है? नहीं, गेंद की। फुटबॉल तो गोल होता है, बट सायरा जी साइडें जो जिसकी साइडें वो करें तो मेरे ख्याल में 28। वाह 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 सायरा जी, आपने मुझे हैरान कर दिया आज। आपसे मैं दिल चाह रहा है लॉजिक पूछूं, ये 28 साइडें कैसे बनाई है? मैंने या उन्होंने? आपने। सही है या गलत है? गलत है, इंतहाई गलत है, तवक्को भी नहीं की थी। बरलास साहब सही जवाब देंगे क्योंकि ये बचपन में फुटबॉल खेला करते थे। जी बरलास साहब, ये आपने कैसे सोच लिया? वो खेलते होते तो माशाल्लाह दौड़ते फिरते। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि ये सायरा जी ने जितनी साइड्स बताई है ना फुटबॉल की, हाँ। इसी तरह इमरान खान मौसम बताया करते थे। तो मुझे तो वो याद आ गया भाई, देखो टुकड़े सायरा जी ने फुटबॉल के टुकड़े कर दिए। जी सायरा जी, अरे बीच में आप कैसी बातें कर रही हो? वो बिल्कुल गोल तो नहीं होता, वो बच्चों की बॉल थोड़ी है, वो जुड़ती है ना, सिलाई होती है, तो वो जो एक स्फीयर से बने हुए होते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो जोड़ कर ये एक फुटबॉल बनती है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया, ये इतना डिटेल्ड नहीं था। अगर मैंने कोई ऐसा तुक्का मारना होता तो एटलीस्ट मैं 360 तो कहती कि एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, मगर ये भी गलत जवाब था। इसका दुरुस्त जवाब ये है कि इसकी 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, सबको याद हो गया इस फुटबॉल की साइड्स? जी 2 होती है। फुटबॉल के जो 2 साइड्स हैं, एक अंदर की साइड है और एक बाहर की साइड है। ठीक है, ये इतना सिंपल सा जवाब था जो यहाँ पर बैठे हुए ना मेरे पास बड़े बड़े तज्जियाकार, वो भी नहीं जवाब दे पाए। कॉलम लगा किसी ने नहीं दिया, आज वो भी हार गए। ये दिलचस्प गुफ्तगू इसी तरह जारी और सारी रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जिस तरह के आप जानते हैं, मेरे साथ सलमान आबिद साहब, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मजहर बरलास साहब और सायरा जी मौजूद हैं। तो एक बार फिर से ईद उल अज़हा की मुनासिबत से उनसे गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सायरा बानो से सवाल पूछना चाहता हूँ। प्लीज। सायरा जी, सिंध में बहुत ज्यादा खुश्क साली होती है, और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खुश्क साली जो है वो वहाँ के लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है या साली ज्यादा खतरनाक है? साली कहाँ खतरनाक होती है, वो तो आधी घर वाली होती है। जो खुश्क साली है
वो ज्यादा खतरनाक है जिससे अभी हम 2-4 हैं। सायरा जी, आप मुझे बताएं कि एक 20 साला लड़के और एक 60 साला बूढ़े में क्या फर्क होता है? 20 साल मर्द में और 60 साल मर्द में 40 साल का फर्क होता है। वेरी राइट सायरा जी, आपसे इम्प्रेस हुए, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। सायरा जी, ये जो मर्द हजरात होते हैं जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो जो खातून साथ लाए होते हैं उसको पीछे क्यों ड्रॉप कर देते हैं, उसे उतार देते हैं और फिर जाते हैं आगे पेट्रोल डलवाने के लिए? क्योंकि पेट्रोल और आग का कोई संबंध, कोई धमाका ना हो जाए। अच्छा, आप समझती हैं हर औरत ही इसी अंदाज से है या कुछ इसमें भी टाइप्स एंड काइंड्स हैं? कमोबेश ऐसी ही होती है, कोई बोल लेती, कोई नहीं बोलती। आग लाने वाली मतलब सबसे पहले आप ये देखें कि औरत की पैदाइश किससे हुई है? पसली से। पसली हमेशा टेढ़ी होती है, उसको बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ता है, वरना मुझे तो आप लोगों को हैंडल करना मुश्किल हो गया है। आप लोग ईद वाले दिन भी डिबेट कर रहे हैं, इतने मजे के लतीफों पहेलियों के ऊपर भी आप लोग संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं ना। प्रहलाद साहब चला लें, आप भी कोई निश्तर चला लें, क्या फरमा रहे हैं? वो नहीं, आपने हर औरत को माचिस क्यों बना दी है भाई? औरतें बहुत शानदार हैं, कमाल करती हैं। माचिस क्यों माचिस बना दिया? आतिश तो होती है ना हर इंसान के अंदर, आतिश। अच्छा ठीक है, अच्छा अब मैं आगे आती हूँ और ये सवाल मैं सलमान आबिद साहब से करना चाहती हूँ। सलमान आबिद साहब मुझे बताएं, बीवी, बेगम और वाइफ में क्या फ़र्क होता है? तीनों एक जैसी होती हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है। अच्छा भट्ट साहब आप बताएं। देखो जी बेगम होएगी वो तो बेगम होएगी है। अच्छा ठीक है, बेगम बेगम हो गई, जो बेगम होगी वो तो बेगम होगी। और रही गई दूसरी बात, बीवी है वो आपके साथ लायल होगी, जो वाइफ होगी वो आपकी सारे लवाजमात पूरी करेगी लेकिन लॉयल्टी उसमें कम होगी। क्या वाह वाह, क्या लॉजिक देती है भट्ट साहब, इलॉजिकल। माशाल्लाह, मैं बताती हूँ। हाँ जी सायरा जी। बोलो जी सायरा जी। आपने कहा वाइफ, बेगम, बीवी, ये ऐसे ही है जैसे इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, मतलब एक ही है बेटा। सायरा जी आपने बूटी लगाई हुई है, सायरा जी आप चीटिंग कर रही हैं। बहुत अच्छा सायरा जी, कमाल का जवाब दिया आपने। क्या मतलब, अब ये ना पता होगा। सायरा जी आपके पास मेरे वाला पेपर तो नहीं है जिसके ऊपर जवाब लिखे हुए हैं? नकल मार रही हैं आप। सायरा जी कभी नकल मारी है आपने? मैंने एक दफा बहुत छोटी क्लास में। चलो शुक्र है आपने तस्लीम कर लिया। अब हम टांगे पर बैठे हैं, वो पंजाब को याद होगा, एक सालम टांगा होता था, सवारियों वाला टांगा, उसमें भी बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों में भी बैठे हैं, तो वो हमें सब उसका पता। अब वैसे वो टांगे वाला दौर पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो ना वो टांगे नजर आते हैं ना वो बैलगाड़ियां नजर आती हैं, शायद ये सब गाँव की ही जीनत बनकर रह गए हैं। वैसे सायरा जी रेलवे का बड़ा बेड़ा गर्क हुआ हमारे मुल्क में, वरना रेल के सफ़र में बड़ा रोमांस होता था, रेलवे स्टेशनों पे एक आना जाना रौनकें होती थी, क्या रोमानवी मनाजर होते थे, वो खत्म हो गए। प्रहलाद साहब वो जो बोतल वाला आवाज लगाता था, बोतले बोतले, आज तक हमारे जहनों में मौजूद है जब ट्रेन का सफर होता था। सलमान आबिद साहब मैंने ये आवाज सुनी नहीं थी, आपने सुनाई आज। याद है ना जब हम ट्रेन में जाया करते थे तो एक आवाज आती थी, बोतले ठंडी बोतले, ठंडी बोतले, बोतल बोतल। कितने की रेट भी बताता था? वो रेट सबको पता होता था, मुझे नहीं। अच्छा फिर इसी तरह वो कहता था टिक्की है गरम टिक्की है, गरम टिक्की है। अब वो रेलवे के अंदर सफर में फिर आपको एक और आवाज भी आती थी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। तो लोग बड़े एंजॉय करते हुए जाते थे कि सफर के अंदर ना मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुन के। अच्छा सायरा जी। हाँ नहीं वो बाज दफा बोलता नहीं होता था, उसके पास एक बाल्टी होती थी, बोतल होती थी, ओपनर से वो बाल्टी को खटखट खटखट करता जाता था, उस आवाज से पता चल जाता था मुझे। तो अच्छा ठीक है, लेकिन ठंडक वो 10 दफा भी आप अपनी सायरा जी, लेकिन सायरा जी विद ड्यू अपॉलॉजीज, मैं तो अफसोस से कहना चाहती हूँ कि मुझे आज भी ट्रेन का सफर करते डर लगता है। मैं इतने हादसा देखती हूँ, कल मैं एक खबर पढ़ी थी 2 साल में पता नहीं कितने हादसा हो गए और उसमें अमवात भी रिपोर्ट हुई थी। तो लेकिन सबसे कम हादसे जो है वो ट्रेन के होते हैं, ये मेरा ख्याल है जहाज के होते हैं। ना कौन से मुल्क में रहते हैं आप? बात कर रहे हैं आप? इसी पाकिस्तान में। मुनीजे आपने रोमानवी सफर किया ही नहीं। हाँ
मुनीज़े आपने रोमानवी सफर किए ही नहीं। मेरी अभी उम्र नहीं हुई रोमानवी सफर वाली। आपने तो ये रोमानवी सफर कई बार किया होगा। हाँ हाँ, हम तो कहते हैं, पूछ लो, हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हम मोहब्बतों के कायल हैं, नफरतों के कायल तो नहीं है ना। अच्छा, हाँ, तो जहाँ आपने पैगाम की बात की और ख़ास तौर पे रोमानवी पैगाम की, रोमानवी पैगाम नहीं आपसे मैं पूछती, लेकिन ईद का पैगाम कि मैं आप सबसे ले लूँ। मुझे बताएं बडला साहब, आप आज ईद उल अज़हा के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम पाकिस्तानियों को? मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ मोहब्बत से रहें, नफ़रतें छोड़ें और अपने मुल्क के लिए काम करें। अपना मुफाद पीछे कर दें, अपने मुल्क के मुफाद को आगे करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। ये बड़ा बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमारा मुल्क दुनिया में खूबसूरत तरीन मुल्क है। भट्ट साहब बूटी लगा रहे हैं, भट्ट साहब आपका क्या पैगाम है? देखिए जी, मैं तो अपना जो आपने सवाल किया था लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने लिखने नहीं दिया तो फिल्म दी, तो फिर यही है, देखो मेरे पाकिस्तानियों, हम इस वक्त ईद मना रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कुकड़ खा रहे हैं, देसी कुकड़ खा रहे हैं, मौजें कर रहे हैं। गजा को देख लें, कश्मीर को देख लें। अगर कल को हमारा मुल्क पे किसी ने मुसल्लत कब्जा कर लिया तो ये सारी अशिया बंद होंगी। लिहाजा इस ईद पर ऐद करें कि ईद के फौरी बाद हम सब मिल बैठकर भाई बहन बनकर प्यार मोहब्बत से इस मुल्क को आगे लेके जाए। सलमान आबिद साहब, आपने सवाल किए पूछा था नहीं, कुकड़ खा रहे हो। वही मैं कह रहा हूँ, भट्ट साहब जो है वो ईद वाले दिन जो है कुकड़ खा रहे हैं। अंदाजा मैं नहीं कुकड़ खा रहा, वो भाई खा रहा है जिसको बकरा नहीं दिया। अच्छा, बाद में लड़ लीजिएगा। सायरा जी आप पैगाम दे दे, मैं इनसे मजीद पैगाम नहीं ले रही। जी सायरा जी। क्या पैगाम दूं, अभी ने तो पैगाम ही की ऐसी की तैसी कर दी है भट्ट साहब ने। ओ मेरे पाकिस्तानियों, ये वाला जो मैसेज था, ओ मेरे हुक्मरानों, अपने आबाई शहरों में ही ईद किया करो। बस ठीक हो गया सायरा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ मौजूद थी, सलमान आबिद साहब, शहजाद हुसैन साहब और मजहर बडला साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक बार फिर से आपको हमारी तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक, और कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।